गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर 6 में हम लोगों ने डिराइव किया था रिफ्रैक्शन ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोगों को जो रिफ्रैक्शन देखना है वो 3 केस में देखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला जो रिफ्रैक्शन हम लोग देख चुके हैं वो है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसको हम लोगों ने देख लिया। नंबर 2 है कि अब ये सरफेस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल ना हो करके प्लेन हो जाए। प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। और नंबर 3 है रिफ्रैक्शन किस पे देखेंगे? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो ये 3 सरफेस पे हम लोगों को क्या करना है? रिफ्रैक्शन का इवेंट देखना है कि ये रिफ्रैक्शन का इवेंट जो है अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर होगा तो किस प्रकार से फार्मूला मिलेगा, कैसा मिलेगा, प्लेन सरफेस पे होगा तो कैसा होगा, और कॉनकेव होगा तो कैसा होगा। तो ये फर्स्ट केस हम लोगों ने कर लिया। ये फर्स्ट केस, इसमें हम लोगों ने 2 चीज ऑब्टेन किया था। पहला ऑब्टेन किया N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। दिस फार्मूला इज नोन एज रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और दूसरी बात इसमें ध्यान देने की चीज है, रे हमारी कैसे जा रही थी? रे जो जा रही थी मीडियम 1 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कहा जा रही थी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की ओर। यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर रे जब जा रही थी उस वक्त ये फार्मूला है। और फर्स्ट मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जहां से रे चलती है। सेकेंड मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जहां पर रे जो है रिफ्रैक्शन के पश्चात जाती है। तो इन सब का डिसीजन जिसको करने आ गया वो आराम से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वहां इस बात की दिक्कत आएगी कि फर्स्ट मीडियम कौन सा है, सेकेंड मीडियम कौन सा है। तो फर्स्ट मीडियम इज दैट मीडियम इन विच रे इज इंसिडेंट, जहां पर इंसिडेंट होगी जिस मीडियम में, और रिफ्रैक्शन के पश्चात जहां वो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, जिस मीडियम में वो जाती है उसको क्या कहते हैं? सेकेंड मीडियम। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अब देखना चाहते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन हमारा प्लेन सरफेस पे हो जाए तो हमारा फार्मूला क्या मिलेगा। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, क्या कि अगर एक वाटर ले लें हम बाल्टी में और उसमें अपने पेंसिल या पेन को डालें तो क्या दिखता है? उसके अंदर में, या ऐसे समझिए कि एक सिक्का जो है पानी के अंदर डाल दीजिए और उस सिक्के को ऊपर से देखिए तो क्या दिखता है? सिक्का जो है वो पेंदी में ना होकर के लगता है कि पेंदी से ऊपर है। जब हाथ ऊपर डालेंगे तो पता लगेगा वहां सिक्का
पकड़ हम नहीं पा रहे हैं। तो ये किस वजह से होता है वो हम ये रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस में देखेंगे कि आखिर ये सिक्का जो है वो पेंदी में ना होकर के पेंदी से उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों दिखता है, इसको देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन ऑन ए प्लेन सरफेस। तो मैं तो ये मिटा करके थोड़ा थोड़ा ये अब ये नंबर 2 में बना देता हूं। ये फर्स्ट चीज हम लोगों ने कर लिया। नंबर 2, सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑन ए प्लेन सरफेस, ये सब मैंने साफ कर दिया। अब क्या लिखा, आप लोग मिटा के ना लिखिएगा, बिल्कुल फ्रेश। सेकंड पॉइंट, रिफ्रैक्शन ऑन ए प्लेन सरफेस। सरफेस हमारा अगर प्लेन हो गया उस केस में हमारा रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा। तो इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको भी मैं साफ कर देता हूं। तो एक ये हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है। कैसा है ये, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्लेन, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, ठीक कर देते। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के नीचे जो है ये एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये है मीडियम नंबर 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और दिस इज मीडियम नंबर 2 जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और चूंकि ऑब्जेक्ट हमने कहां रख लिया है, इस सेकेंड मीडियम में, तो सेकेंड मीडियम n2 लिखा है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे, जहां ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा मीडियम कौन सा हो जाएगा, मीडियम नंबर 1। तो चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहां रखा हुआ है तो ये हमारा n1 हो गया, क्योंकि हमने कहा था फर्स्ट मीडियम इज दैट मीडियम इन विच रे इज इंसिडेंट। तो जहां ऑब्जेक्ट होगा वो वाला मीडियम कहां होगा, वो फर्स्ट मीडियम होगा, क्योंकि यहीं से रे निकलेगी और इंसिडेंट हो जाएगी। तो ये इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, कहां से, इस ऑब्जेक्ट से चली और इस सरफेस पे इंसिडेंट हो गई है। कैसे इंसिडेंट हुई है, 90 डिग्री पर, दैट इज इट इंसिडेंट कहां पे, नॉर्मली, दैट इज अलोंग नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो डेविएशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि ये सेकंड मीडियम में चली गई है। तो जहां रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है उसको क्या कहते हैं, सेकंड मीडियम। और ये मीडियम क्या हो गया, 1, क्योंकि यहां से रे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म हो रहा है I इक्वल टू 0, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना मिलेगा, R इक्वल टू 0। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा हम जानते हैं कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमको 2 इंसिडेंट रे लेना पड़ता है। तो हमने एक रे ले लिया, नॉर्मली इंसिडेंट कराया तो नॉर्मल के लाएंगे चली गई विदाउट एनी डेविएशन। अब सेकेंड रे हम लेंगे जो कि किसी एंगल पर, ये यहां से चली, ये निकली, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गई। किस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट का नाम हम अगर ए रख दें तो ये पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो गई। इस पॉइंट का नाम बी रख देते, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, बी। तो पहली रे ये ओ बी है, सेकेंड वाली रे जो है वो ओ ए। अब अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो कैसे जाती, कैसे जाती, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको साफ साफ फिगर दिखाई दे, क्योंकि ये तो आप लोग जान गए क्या है, ये प्लेन कैसा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कर्व नहीं है। इसको हमने मिटा दिया क्योंकि डायग्राम बनाने में हमें दिक्कत हो रही है। तो अब ये जाने को तो चाहती है, कैसे, ऐसे जाना चाहती है।
अगर ये मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो ऐसे चली जाती, मगर अब क्या होगा कि रे जो है ये मीडियम चेंज की वजह से डेविएट होगी। तो अब देख सकते हैं ये जो मीडियम N1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज ग्रेटर देन N2, ये हमने सपोज कर लिया, इसलिए यहां बगल में क्या कर दिया, let us suppose that refractive index of this first medium is greater than N2। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि ये वाटर हो और ऊपर हमने एयर ले लिया, तो अभी जनरल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमने सपोज कर लिया N1 क्या है, बड़ा है N2 से। तो जब रे जो है क्या करेगी, इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगी, यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रा कर लें, कहीं पर भी डेविएशन दिखाना हो तो हमको नॉर्मल ड्रा करना पड़ता है, तो इस नॉर्मल की ओर ये बेंड ना होकर के नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो कैसे जाएगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी ऐसे। तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, किस पॉइंट पे, ए पर, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे के जो पाथ है उसको पीछे की ओर हमने प्रोड्यूस कर दिया, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया। ये एरो को थोड़ा सा मैं नीचे ऊपर कर लेता हूँ, नहीं तो लगेगा कि आपको रे जो है वहीं पे आके कट की है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही हमारा इमेज है। क्यों इमेज है कि जहां पर दो रे, कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। अगर रियली इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज, और वर्चुअली मिलेंगी जैसा कि यहाँ वर्चुअली मिली है, ये आपस में आगे जाके मिलेंगी नहीं, पीछे की ओर हमने प्रोड्यूस किया, तो इसके पाथ को पीछे प्रोड्यूस किया तो ये पॉइंट वो आई से आई, और इसके पाथ को, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी किस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट पे, यानी इमेज आई जो है ये इस ऑब्जेक्ट ओ का किस पॉइंट पे बना है, पॉइंट आई पे बन चुका है। तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू, ये हो गया यू, कहां से कहां तक, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने मिटा दिया, ठीक है, ये हो गया यू। अब इस इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कहां से, इस पोल से, ये ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस इस पोल से कितना हो जाएगा, वो v। तो ये पोल, जो कि पोल यहाँ पर हमने b लिख दिया है, कोई बात नहीं, नाम ही तो है, इस इमेज का डिस्टेंस हमने ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v होता है इमेज का डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से। यहाँ जो b पॉइंट है यही हमारा क्या है, पोल है। तो आप ठीक कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ये b पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो ये पोल, तो इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, u, और इस पोल से इमेज का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, v। तो डायग्राम को ठीक कर लीजिए, ठीक कर लिया, ओके। अब हमको इनके बीच में रिलेशन लिखना है, तो क्या जानते हैं, बाय रिफ्रैक्शन फार्मूला, बाय रिफ्रैक्शन फार्मूला, आते ही लिखा था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब इस केस में सारे वैल्यूज को रखेंगे। ये प्लेन सरफेस का कोई पूछ सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, तो इसको देखिए, पता करने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। एक कर्व सरफेस हमें मान लीजिए कि ये इस प्रकार से बना है, और मैं पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे। अब इस कर्वेचर को थोड़ा सा और बड़ा किया, और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा सीधा कर दिया, अब क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और आगे चला गया, यानी पहले अगर R1 था
अब R2 है तो R2 क्या हो गया है, बड़ा हो गया है R1 से, यानी इसका कर्वेचर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये रेडियस बड़ा होता जाएगा। तो अगर ये प्लेन हो गया तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां चला जाएगा, दैट विल गोज टू इन्फिनिटी। तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, R इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इसका जो सेंटर है किसका, इस प्लेन सरफेस का कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, इस पॉइंट पर नहीं होगा, इस प्लेन से इनफिनाइट डिस्टेंस पे होगा। और वहां से जो सेंटर होगा, सेंटर से इस प्लेन की दूरी डिस्टेंस क्या लिखेंगे, R इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां वैल्यू को पुट कर दिए। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। यहां वैल्यू हमने पुट कर दिया, n2 ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये हमने n2 लिख दिया अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन n1 अपॉन r की वैल्यू क्या रखा, इनफाइनाइट। और किसी भी क्वांटिटी में अगर कोई क्वांटिटी x है, इसमें इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे, दिस विल गोज टू 0। ये रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। क्या मिल गया, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, इसको उधर लेके चले जाइए, n2 अपॉन v इक्वल टू n1 अपॉन u। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, n2 अपॉन n1 इक्वल टू v अपॉन u। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यहां से हम एक रिजल्ट ऑब्टेन कर चुके कि अगर रे हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। लेट अस सपोज दैट दिस सेकंड मीडियम इज क्या है, वो एयर है। तो एयर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, n2 को जब एयर मान लेंगे तो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसको लिखते क्या है, na। तो एयर के लिए n2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। और इसको हमने मान लिया जो फर्स्ट मीडियम है ये हमारा वाटर है, क्या है, वाटर। तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानेंगे, n1 इक्वल टू n, वाटर के लिए nw, मानते हैं ना। तो ये हो गया हमारा वाटर के लिए। ये हमने सपोज कर लिया कि लेट द फर्स्ट मीडियम इज वाटर एंड सेकेंड मीडियम इज एयर। तो n2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, और सिंबल क्या होगा, Na। वाटर के लिए nw। तो अब इस फार्मूले में जरा रखिए, इस फार्मूले में जब रखेंगे फॉर एयर एंड वाटर, फॉर एयर एंड वाटर वी हैव, क्या हो जाएगा, एयर हमने किस मीडियम को माना है, सेकेंड मीडियम को, तो n2 इक्वल टू 1 और n1 इक्वल टू क्या मान लिया, nw। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। देयरफॉर बाय इक्वेशन स्टार वी गेट, क्या पाएंगे, n2 की जगह पर क्या रखेंगे, 1, n1 की जगह पे क्या रखेंगे, nw इक्वल टू v अपॉन u। तो अगर nw निकाले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहां से क्या मिल जाएगा। इसके लिए मैं अब थोड़ा सा जगह बनाता हूं, यहां चलाता हूं, ठीक है। आप नीचे ही लिखिएगा, यहां से इसको पलट दिया तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, nw इक्वल टू क्या हो जाएगा, u अपॉन v, ठीक है।
तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में से जो इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंस है उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और इस प्रकार से अगर वर्ड में इसको लिखेंगे तो एन डब्ल्यू इक्वल टू, और ये देखिए ऑब्जेक्ट है और ये इसकी रियल डेप्थ है, यानी यहां से यहां ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, पॉइंट ओ पे, तो इस यू को क्या लिखेंगे, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, तो इमेज क्या है, यहां हमको दिखाई दिया है, ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है मगर इसका इमेज कहां दिखा, पॉइंट आई पे दिखाई दिया, यानी ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डेप्थ पे रखा हुआ है तो वो उसका रियल डेप्थ हो गया, और जहां दिखाई मुझको देगा वो उसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ। तो यहां देख सकते हैं कि जो एपरेंट डेप्थ है उस रियल डेप्थ से कम हो गया है। इसी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी डेंसर मीडियम में जब रखते हैं और रेयरर मीडियम में खड़े होकर देखते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और ये किस फिनोमेनन की वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी रियल डेप्थ जो है क्या होती है, एपरेंट डेप्थ से ज्यादा होती है, दैट इज एपरेंट डेप्थ की जो वैल्यू है वो रियल डेप्थ से कम होती है। देखिए ये कम है और रियल वाली क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उस इवेंट का नाम है रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन हुआ है, तो प्लेन सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ उस केस में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिला, एन डब्ल्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो कभी फार्मूला डिराइव करने के लिए आता है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रूव दैट एन डब्ल्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसको हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑन ए प्लेन सरफेस। अब हमको देखना है रिफ्रैक्शन ऑन ए कॉनकेव सरफेस। लिख लिया, वीडियो को पॉज करिए और आराम से लिख लीजिए, दिख रहा है, जल्दी से लिखिए, सब लोग लिखिए, लिख लिया, थैंक यू। अब मैं इसको मिटा देता, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। जो भाई अभी नहीं जगे हों वो जग करके पेन और कॉपी निकाल लें और लिखना शुरू करें, नहीं तो जब आपको टाइम मिलेगा उस समय देख के लिख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। तो अब लिखिए रिफ्रैक्शन ऑन ए, ये थर्ड पॉइंट है भैया, मिटा मिटा के ना लिखिएगा, हम तो भाई मिटा के लिख रहे हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मैंने हेडिंग नंबर थर्ड, ठीक, रिफ्रैक्शन ऑन ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट केस था हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड केस हो गया प्लेन सरफेस, और थर्ड केस हो गया कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। मेरे साथ डायग्राम बनाइए। ये एक कॉनकेव सरफेस हमने ले लिया और ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ठीक है। ये जो होल हमारा ये मीडियम दिखाई दे रहा है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ठीक है। अब इसमें इस तरह जो लेफ्ट साइड में मीडियम है उसको हमने फर्स्ट मीडियम मान लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लिया। n2 जो है हमने मान लिया कि वो क्या है, n1 से बड़ा, ये सपोज कर दिया। let us suppose that refractive index of the second medium is greater than n। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, वो ज्यादा है। जब तक ये सपोज नहीं करेंगे तो कैसे हम रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंट होना जरूरी है। अगर सेम हो जाएगा तो मीडियम तो सेम हो गया,
और सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो जहां मीडियम सेपरेट होगा उसी पॉइंट पर ये रिफ्रैक्शन का इवेंट हमको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ये डायग्राम को दिक्कत करेगा, तो थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ये ऊपर मैंने कर दिया, क्योंकि अभी हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे? ये जो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? वो होगा पोल। इस पोल से जाने वाली लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका की इमेज हमको फॉर्म करना है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। कैसे? एक रे हमने यहां पर इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे हो गई, किसी पॉइंट टी पर वो इंसिडेंट हो गई है, ठीक है। पहले देख लीजिए, बाद में वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट रे, इस पॉइंट ओ से चली है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो कहाँ जाती? बेचारी ऐसे चली जाती, भाई कोई रोका ही नहीं, चली जाती है ऐसे सीधे। अब इसके रास्ते में ये सेकंड मीडियम आ गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वो ज्यादा है, यानी ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, मगर नॉर्मल तो हमने खींचा ही नहीं। तो पहला काम क्या होगा? नॉर्मल को ड्रा करेंगे। नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं? गिवन पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने मिला दिया। कैसे? इस सी को टी से मिला दिया, और इसी को मिलाते हुए आगे की ओर हमने प्रोड्यूस कर दिया कि कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये देख लेंगे। ये दो लाइंस दिख रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, क्योंकि जनरल कांसेप्ट है कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करने के लिए क्या करते हैं? उस पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं। अब इसके रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन दिखाने के लिए कि अब ये रे क्या कर रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर क्या करेगी? ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। जाने को तो ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल की ओर क्या हो गई? बेंड हो गई। अब इसके पाथ को हम पीछे की ओर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो क्या लगता है? वो इस वाले पॉइंट से आ रही है। इस पॉइंट से? आई से। इस प्रिंसिपल एक्सिस को आई पे कट कर रही है। अब एक रे लेंगे जो कि क्या होगा? नॉर्मली इंसिडेंट होगा। तो देख लो, अगर इस रे को ड्रॉ करें, इस पॉइंट ओ से ही चला, ये इंसिडेंट रे। जब तक वो फर्स्ट मीडियम में रहेगी इंसिडेंट रे, अब सेकेंड मीडियम में जाएगी तो ये जो है ये नॉर्मल है। तो क्या देख रहे हैं? ये जो रे ओपी है वो इंसिडेंट कर रही है, कैसे? नॉर्मली, देन इट विल गोज along नॉर्मल, और नॉर्मल के अलॉन्ग चली जाएगी। तो जब हमको इमेज बनाना होता है तो क्या करते हैं? दोनों रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये पीछे की ओर बढ़ा दिया। ये पीछे की ओर बढ़ाने पर किसी पॉइंट आई से इस रे को पीछे करेंगे तो कहां से आएगी? आई से। इस वाले को पीछे किया तो कहां से आई? आई से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज हमारा कहां पे फॉर्म हो रहा है? पॉइंट आई पे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। तो कैसे निकालेंगे? देख लो, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है। एंगल कौन सा? OTC। इस OTC की वैल्यू कितनी है? एंगल कौन सा? OTC। ये क्या है? आई, ठीक है। अब डायग्राम में थोड़ा सा मैं उड़ा करके लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जगह तो है नहीं। तो ये वाला जो एंगल हमने बनाया है ये क्या है? आई। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है हमारा नॉर्मल। तो इसके बीच का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? आर।
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो जरा देख लो, ये हमारा ये नॉर्मल है डॉट डॉट, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे का डॉट डॉट है। इसका मतलब दो रे ऐसे बनी है। तो अगर ये एंगल आर है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो अगर ये आर है तो देख लीजिए किन किन रे के बीच में है, ये नॉर्मल वाला डायरेक्शन है और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे का है और ये नॉर्मल है। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये आर है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आर। ठीक, अब तीन, ये एंगल इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम हो जाएगा, आई टी सी। आई टी सी, ये क्या हो गया, ये इन फिगर में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मैं आपके लिए लिख दिया, एंगल ओ टी सी आई, एंगल आई टी सी वो क्या हो गया, आर हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ आई एंड आर। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या हमको चाहिए, ये वाला एंगल पता ही नहीं है तो ये अल्फा, ये वाला एंगल नहीं पता तो ये बीटा, और ये वाला जो एंगल है तीसरा वो है एंगल गामा। तो तीन एंगल हमने माना है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा। एंगल अल्फा ये पॉइंट ओ पर हमने माना है, एंगल बीटा एट पॉइंट आई पे माना है, और एंगल गामा एट पॉइंट सी पर हमने कंसीडर किया है। ये आपके समझने के लिए हमने लिख दिया है। ये दोनों ही डायग्राम आप समझने के लिए बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो अगर ये बन गया उसके बाद कुछ नहीं है, लिखेंगे क्या, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे, 1 and 2, 1 and 2 की वैल्यू क्या होती है, n2 अपॉन n1, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमने अपने से नहीं लिखा है, ये गामा नहीं भैया, साइन आर। ठीक, तो यहां से इस रिजल्ट को लिखना चाहते हैं कब, जब ये एंगल आई और आर जो है बहुत छोटे हो उस केस में। तो n2 अपॉन n1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन 1। और इस रिजल्ट को कब लिखे हैं, व्हेन आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटे नहीं होंगे उस केस में ये ऐसा हम नहीं लिख सकते, यानी ये ऐसा सरफेस लिए हैं जिसमें एंगल आई और आर जो है बहुत छोटे बन रहे हैं। तो यहां से रिजल्ट हम, अब आई और आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई कहां से मिलेगा, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री, बाय ट्राइगोनोमेट्री। हमसे न पूछो भैया, ट्रिग्नोमेट्री खोल लीजिए और पूछिए। बाय ट्रिग्नोमेट्री क्या, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये देखिए, ये गामा दिख रहा है, ये बाहर का एक्सटर्नल एंगल है, किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल सी टी ओ, टी ओ सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी ओ सी। इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल गामा, ये गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ सम ऑफ टू इंटीरियर कौन का है, अल्फा, और ये देखो उड़ा के लिखा हूं आई, तो अल्फा प्लस आई। तो यहां से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू, आई यही रखा, अल्फा इधर आ गया, गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़िए, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है कौन, टी आई सी, इन ट्रायंगल, और ये एंड है, इन ट्रायंगल टी आई सी। एक बार ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल ले लिया और एक बार इमेज वाला ट्रायंगल ले लिया।
क्या मिल जाएगा? देखिए ये जो गामा है ये एक्सटीरियर एंगल है इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी। अब इसका इंटीरियर एंगल बीटा और आर है, तो क्या लिखेंगे? गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो आर की वैल्यू जरा ध्यान दीजिएगा, ये आर है ये गामा है। गामा कैसे लिखते हैं? ऐसे। और आर कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो हमको चाहिए रिफ्रैक्टेड एंगल। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर को यही रखा, बीटा इधर आ गया, गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस आई और आर की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1 वी गेट। ये ऊपर से ये साफ करते हैं, लिख लिया होगा, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। कभी कभी गला खराब हो जाता है। ये हमने इसको साफ कर दिया, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी साफ कर दिया। अब इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1, दैट इज बाय 1, 2 and 3 वी गेट। हमसे ना पूछिए, इस इक्वेशन के पास जाइए और इसे पूछिए कि भैया तुम लोग क्या कह रहे हो। तो ये क्या कह रहे हैं? n2 अपान n1 इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू कितनी है? गामा माइनस अल्फा। और इसकी वैल्यू कितनी है? गामा माइनस बीटा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कर लेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? n2 ब्रैकेट में गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू n1 गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब सारे इक्वेशन को मैं मिटा देता हूं, इन लोगों को अब जरूरत नहीं है। दावत पार्टी खा लिया और फिर कहें कि भैया बाय बाय हम जा रहे हैं। दावत पार्टी देने वाला भी कहता है हाँ भैया तुम जाओ, कोई बात नहीं, हमारा काम हल्का हो। दोनों लोगों के लिए सुविधा है, खाओ पियो खिसको। भाई खा पी लिया, इन लोगों को भगा दिया। अब आ गए इक्वेशन नंबर 4 के पास। अब देखिए बाय ट्रिग्नोमेट्री एक और रिजल्ट यूज करेंगे, वो टाइम का फार्मूला। अभी तक साइन का चल रहा था। यहां से पॉइंट टी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ड्रा कर दिया है। गामा को मैं थोड़ा सा खिसका कर लिख देता हूं, मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम दे दिया एन। ठीक है, कहीं एन तो नहीं आया है ना? नहीं आया। तो ये टी एन क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द टी। इस पॉइंट टी से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर में ड्रा कर दिया। तो बाय ट्रिग्नोमेट्री, अगेन बाय ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखेंगे? ट्राइगोनोमेट्री। tan अल्फा, tan अल्फा देखिए, अल्फा यहां दिखाई दे रहा है। दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की लेंथ मान लेते हैं कि वो क्या है? h। लेट यहां बगल में लिख लीजिए, लेट tn, तेज नारायण की वैल्यू क्या मान लिया? हाइट h। tn क्या है? तेज नारायण नहीं भैया, परपेंडिकुलर की लेंथ है, हमने h इसको मान लिया। तो क्या हो जाएगा? h। और ये जो डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है। तो बाय साइन कन्वेंशन दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? प्लस का h अपॉन इसकी डिस्टेंस पोल से कितनी है? ओपी की डिस्टेंस ये हो गई माइनस का u। अब ये एंगल अल्फा अगर छोटा हो गया उस केस में क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इज रिटेन एज ओनली अल्फा। अब लिखिए tan बीटा को सिमिलरली, tan बीटा एंगल बीटा यहां फॉर्म हुआ है, परपेंडिकुलर हो गया h जो कि एबव है इसलिए पॉजिटिव। और ये I से यहाँ पोल तक का डिस्टेंस अगर फिगर में शो करना है तो शो कर दीजिए। ये हमारा इमेज है तो v और लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कहां से? पोल से इमेज का डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, और ये भी लेफ्ट में है तो लेफ्ट में डिस्टेंस क्या होती है?
लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। और ये है हमारा सेंटर, सेंटर वाले डिस्टेंस को अब नीचे शो कर देते हैं, ऊपर तो जगह बची नहीं। ये हो गया, ये भी लेफ्ट में है, तो ये भी क्या हमने माइनस से और यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ तक, ये हाथ फैला फैला दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ये वाली डिस्टेंस माइनस आर, ये वाली यू और ये वाली डिस्टेंस वी। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करिए। tan बीटा की वैल्यू, ये बीटा एंगल दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर प्लस एच, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, माइनस वी। अब tan गामा को देखिए, tan गामा कहाँ बना हुआ है, इस पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे जो एंगल गामा बना हुआ है, तो tan गामा परपेंडिकुलर प्लस एच और इसका डिस्टेंस माइनस आर। अब इन एंगल इफ अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, उस केस में क्या ले सकते हैं, इस tan अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा, और राइट में तो वैसे लिखा हुआ है h अपॉन माइनस यू। इसको क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल टू, यानी tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा व्हेन अल्फा बीटा वेरी स्मॉल। और यहाँ पर हमारा केस छोटे का ही है, इसीलिए हमने कंसीडर किया ये एंगल क्या है, ये अगर इफ अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इक्वल टू बीटा एंड tan गामा इक्वल टू गामा। तो बाद में आप पूछेंगे कि सर जी यहाँ तो tan अल्फा लिखे थे, यहाँ अल्फा लिख दिया, क्यों लिख दिया, तो इसको ध्यान दीजिए, h अपॉन माइनस बी, और यहाँ क्या हो गया, h अपॉन माइनस आर। ठीक है, और पूरे इक्वेशन को घेर करके हमने इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया। ठीक है, और इस रिजल्ट को कब लिखेंगे, यहां पर हमने लिख दिया व्हेन अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। जब ये बड़े हो जाएंगे उस केस में ये फार्मूला लागू नहीं होगा, यहाँ पर ये एंगल बहुत छोटे हैं, इस वजह से ये फार्मूले लगाए जा रहे हैं। और इस छोटे की वजह से ही आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं O से P तक, मगर डायग्राम में O से N तक दिख रहा होगा, ये जो ON है OP के ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये जो हमने लिया है एंगल बहुत छोटे हैं। जब ये एंगल छोटे हैं उस केस में ON इज approximately equal to OP। ON, ये जो ON है approximately equal to OP। इस तरह से IN की जो वैल्यू है वो भी हो जाएगी approximately equal to IP। और ये CN है, CN की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, approximately equal to CP। तो बार बार आप लोगों को ये ध्यान में जाता होगा कि सर जी ये तो फार्मूला आप लगा रहे हैं मगर डिस्टेंस तो आप यहाँ से लिख रहे हैं, वो इसका वजह यही है कि एंगल के छोटे होने के केस में ये जो ON डिस्टेंस है वो OP के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए, ओके, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, अब क्या करना है, इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4V है। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, तो इतना मैं मिटा दिया भैया, इनकी तो जरूरत है नहीं। वीडियो को पॉज करके शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, जब मैं इधर हो जाता हूँ आप उस समय लिख लीजिए। ठीक, तो वैल्यू को पुट किया, क्या लिखेंगे, बाई 4 and 5 वी गेट। ये मैं तो ऐसे लिखता हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आखिर हमने इसमें क्या किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4 वी गेट। ये हो गया N2, ब्रैकेट में क्या है, गामा, गामा की वैल्यू क्या है, H बटे माइनस आर, H अपॉन माइनस आर, माइनस बीटा की वैल्यू H अपॉन
माइनस वी इक्वल टू N1, गामा की वैल्यू कितनी है H अपॉन माइनस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है H अपॉन माइनस यू। इतना सब लिखने के बाद जो जो मेहमान की जरूरत नहीं है उन मेहमानों को भगा दिया। अब ये मेहमान सब भाग गए, ठीक है, और इनको भी भगा देते हैं, अब इन लोगों को भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा होगा। इसको भी हमने मिटा दिया, साफ कर दिया, बिल्कुल क्लीन, ठीक है, ये भी क्लीन कर दिया, आपको सफा सफा सब दिखाई देगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एच, यहाँ एच, ये भी एच, सब एच बाहर कर लिया और ये मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ से एच हमने बाहर कर लिया, N2 इंटू एच, ये वाला प्लस हो गया, इस टर्म को हमने पहले लिख लिया, तो क्या बच गया 1/v, और यहाँ से एच निकल गया तो ये बच गया -1/r। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ एच एच हर जगह से एच निकल गया, तो क्या निकला N1 इंटू एच, यहाँ माइनस बचा, ये माइनस बन के प्लस, तो क्या बचा 1/u माइनस 1/r। एच से एच मर गया, बेचारा ये मर गया। अब जो बचा उसको देखिए, अब इनको अंदर भेज दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा N2/v माइनस N2/r इक्वल टू N1/u माइनस N1/r। तो ये सिमिलर टर्म दिखाई दे रहा है, एक ये वाला, एक ये, इनको एक तरफ कर दिया, क्या किया एक तरफ, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो रिजल्ट क्या मिलेगा N2/v माइनस N1/u इक्वल टू, ये माइनस यहाँ बैठा है, ये माइनस है, इधर गया तो प्लस, तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1, और दोनों का एलसीएम क्या हो गया R। तो ये जो फार्मूला मिला, क्या हमने देखा कि अगर कॉनकेव सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराएंगे तो भी हमारा वही फार्मूला मिलता है जो कि कॉन्वेक्स के केस में, विच इज द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला on a concave spherical surface. तो इस प्रकार से हम देखते क्या है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केस में एक ही रिफ्रैक्शन फार्मूला है, इसीलिए इन दोनों ही केस में जो फार्मूला मिला हुआ है इसको केवल बोलते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल में दो वर्ड इंक्लूड हो गया, जब भी स्फेरिकल शब्द की बात आएगी इट विल इंक्लूड्स टू वर्ड्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के केस में हमारा रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या मिला, N2/v माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू।